दुनिया में हर दिन कोई ना कोई घटनाएं होती हैं। लगता है कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, और फिर एक और कोई ऐसी चीज होती है जो दिमाग को हिलाकर रख देती है, फिर सोचने पर मजबूर कर देती कि इस तरह की घटनाएं कब रुकेगी, आखिर इसकी इंतहा क्या होगी, इंसान कहां जाकर रुकेगा। घोर कलयुग चल रहा है। मां मां नहीं रही, बाप बाप नहीं रहा, बेटा बेटा नहीं रहा, भाई भाई नहीं रहा। हर कोई अपना अपना मतलब देख रहा है, जैसा जिसके जी में आ रहा वैसा कर रहा है। इंसान ने तकनीकी और विज्ञान में बहुत तरक्की की है, चांद तक पहुंचने में सफलता पाई, लेकिन अपनी सोच में वही ऊंचाई हासिल नहीं कर पाया। उसका दिमाग तो तरक्की की दिशा में बढ़ा, पर दिल और नीयत में सुधार की जरूरत रह गई। बाहरी दुनिया के बदलाव तो हुए, लेकिन अंदर की दुनिया में बदलाव की कमी नजर आई। इस वजह से इंसान की सोच छोटी और सीमित होती जा रही है। जब इंसान अपनी इच्छाओं और लाभ के लिए दूसरों की तकलीफों को नजरअंदाज करता है, तो उसकी सोच में गहराई से कुछ गलत होता है। क्राइम जैसी चीजें भी इसी घटिया सोच से जन्म लेती हैं, जहां व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज और कानून की परवाह नहीं करता। क्राइम करना न सिर्फ समाज के लिए हानिकारक है, बल्कि खुद इंसान के लिए भी आत्मसम्मान और मानसिक शांति की हत्या करना है। ऐसी सोच रखने वाले लोग अक्सर न केवल दूसरों का नुकसान करते हैं, बल्कि अपनी खुद की जिंदगी भी तबाह कर लेते हैं, खुद ही खुद को बर्बाद कर लेते हैं। समाज में बदलाव लाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी सोच को ऊंचा करें, नैतिकता को समझें और क्राइम से दूर रहें। असल में जब हम अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या यह सही है, तो हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और अपराध की ओर न बढ़कर एक बेहतर समाज की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए, और आप कहां से हो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि अगले वीडियो में आपका नाम ले सके। महाराष्ट्र के ठाणे जिले का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है कल्याण। उत्तर और दक्षिण को जाने वाली सभी रेलगाड़ियां यहां होकर आती जाती हैं। कल्याण का एक उपनगर है विठलवाड़ी, जिसके परिसर में दुर्गा मां का एक मंदिर है। मंदिर के ठीक सामने यशवंत अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 9 में जगदीश सालुंखे अपने बड़े भाई कांचन सालुंखे के परिवार के साथ रहता था। जगदीश सालुंखे एक कंपनी में नौकरी करता था। उसकी शादी एक खूबसूरत और महत्वाकांक्षी लड़की विशाली ठाकरे से हुई थी। शादी के बाद जगदीश सालुंखे ने अपने भाई का घर छोड़ दिया और वह उसी सोसाइटी में किराए का एक फ्लैट लेकर पत्नी विशाली के साथ रहने लगा। लेकिन फिर अचानक 6 मार्च 2019 को रात के लगभग 11 बजे के समय विशाली ने वहीं पास में ही रहने वाले जगदीश सालुंखे के मामा नंदलाल को फोन किया। विशाली ने उन्हें रोते हुए बताया कि मामा जी, हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है और बदमाशों ने जगदीश को भी मार दिया है। विशाली ने कहा कि मामा जी, प्लीज आप जल्दी हमारे घर पर आ जाएं। यह सारी बातें बताते हुए वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। इधर जगदीश की मौत के बारे में सुनकर नंदलाल के होश उड़ गए। नंदलाल ने विशाली से कहा कि तुरंत ही उसके घर पहुंच रहे हैं, क्योंकि नंदलाल के घर के पास ही उसका बड़ा भांजा यानी जगदीश का बड़ा भाई कांचन सालुंखे भी रहता था। इसलिए नंदलाल ने जगदीश की हत्या की जानकारी कांचन सालुंखे को भी दे दी। अपने भाई की मौत की खबर सुनते ही वह भी अपने मामा के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया, और फिर देखते ही देखते यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। आस पड़ोस के लोगों के साथ साथ जगदीश सालुंखे के जान पहचान वालों और रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई, और जब उन लोगों की नजर घर के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि जगदीश सालुंखे बेड पर पड़ा था। साथ ही घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, और जगदीश सालुंखे की पत्नी विशाली उसके शरीर से लिपटकर बुरी तरह रो रही थी। जगदीश सालुंखे के घर पहुंचने के बाद उसके भाई कांचन सालुंखे और मामा नंदलाल ने पड़ोसियों की मदद से विशाली को जगदीश से अलग किया, और एक ऑटो की मदद से जगदीश को पास के ही एक क्लिनिक में लेकर गए। वहां से उन्हें जगदीश को किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कहा गया। इसके बाद वह लोग जगदीश को दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी,
क्योंकि वहां के डॉक्टरों ने भी जगदीश सालुंखे की हालत को देखकर उसे रुक्मिणीबाई हॉस्पिटल रेफर कर दिया। इसके बाद वह लोग रुक्मिणीबाई हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने जगदीश को देखते ही मृत घोषित कर दिया। साथ ही हॉस्पिटल की ओर से इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस थाने के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी गई। सूचना मिलते ही थाना कोलसेवाड़ी में मौजूद एएसआई पुलिस टीम के साथ जिला हॉस्पिटल पहुंच गए। साथ ही इस घटना की जानकारी उन्होंने सीनियर अधिकारियों को भी दे दी थी। इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचकर वह मृतक के परिवार वालों से पूछताछ कर ही रहे थे कि तभी अचानक पुलिस अधिकारियों की नजर जगदीश के शव पर पड़ी। उन्होंने उसके शरीर पर कुछ ऐसा देखा कि जिससे वह तुरंत समझ गए थे कि यह मामला चोरी का नहीं है। डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने जगदीश सालुंखे के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोचरी में भेज दिया। इसके बाद पुलिस सीधे घटनास्थल पर यानी जगदीश के घर पहुंची। घटनास्थल की बारीकी से जांच करने के बाद पुलिस वापस थाने लौट गई। जगदीश सालुंखे की हत्या की कड़ियों में कई उतार चढ़ाव नजर आए, यानी यह मामला वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था जैसा कि बताया जा रहा था, और इसलिए मामले की तह तक जाने के लिए जगदीश सालुंखे की पत्नी वैशाली का बयान जरूरी था। लेकिन उस समय वैशाली बयान देने की पोजीशन में नहीं थी, इसलिए सीनियर पीआई शाहू राजे ने पूछताछ करने के लिए वैशाली को दूसरे दिन थाने में बुलाया और मामले की तफ्तीश पीआई मधुकर और सुनीता राजपूत को सौंप दी। वैशाली ने अपने बयान में बताया कि घर में पकाने के लिए सब्जी नहीं थी। उसने पति जगदीश सालुंखे को फोन पर इस बात की जानकारी दी, लेकिन वह काम से लौटते समय सब्जी लाना भूल गए और खाली हाथ ही घर पर आ गए, जिसकी वजह से वैशाली खुद बाजार चली गई। लेकिन बाजार से लौटकर जब वो अपने घर आई तो घर की हालत को देखकर उसके होश उड़ गए, और जब वह दौड़कर अपने पति जगदीश के पास पहुंची तो वह बेहोश पड़े थे। यह सब देखकर वैशाली बुरी तरह डर गई। उसकी शादी के सारे गहने भी बदमाश चोरी करके ले गए थे, और जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने पति के मामा नंदलाल को फोन पर सारी जानकारी दे दी। जगदीश और वैशाली की शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि अचानक जगदीश की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने वैशाली सालुंखे के बयान के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। लेकिन जब जगदीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसे देखकर पुलिस का शक सीधा वैशाली पर चला गया, यानी अब सीधे सीधे वैशाली ही पुलिस के रडार पर आ गई थी। इसके बाद पुलिस ने पत्नी पर शक होने की वजह से जगदीश सालुंखे के परिवार वालों से भी पूछताछ की। जगदीश के परिवार वालों ने उसकी मौत को एक बहुत गहरी साजिश बताया, पर परिवार वालों के बयान के अनुसार वैशाली और जगदीश की शादी तो हो गई थी, लेकिन वैशाली अपनी शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वह शादी से पहले 2 बार जगदीश सालुंखे के साथ शादी करने से मना कर चुकी थी। वैशाली को यह शादी अपने घर वालों के भारी दबाव के कारण करनी पड़ी थी। इसके बाद पुलिस टीम ने जब इन सब बातों की सच्चाई जानने के लिए वैशाली से फिर से पूछताछ की, तो पहले तो उसने पुलिस को घुमाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर वैशाली पुलिस के सवालों के घेरे में कुछ इस तरह फंसी कि आखिरकार उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर वैशाली ने अपने पति जगदीश का इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों किया था। दोस्तों, अब यहां से इस घटना को जरा ध्यान से सुनिए, और खासकर लड़कों को तो जरूर सुनना चाहिए, ताकि फिर से कोई वैशाली बनकर किसी जगदीश की जिंदगी ना छीन ले। दरअसल 23 वर्षीय जगदीश एक सुंदर लड़का था। वह मूल रूप से जनपद जलगांव के ताल्लुका रावेर का रहने वाला था। उसके पिता गोकुल सालुंखे सीधे साधे व्यक्ति थे। गांव में उनकी थोड़ी बहुत जमीन थी। इसके अलावा रावेर में उनकी हेयर कटिंग की दुकान भी थी। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा सिर्फ 2 बेटे थे। बड़े बेटे कांचन सालुंखे की शादी हो चुकी थी और वह अपनी पत्नी के साथ महाराष्ट्र कल्याण के उपनगर में रहता था, जबकि छोटा बेटा जगदीश सालुंखे उस समय पढ़ाई कर रहा था। जगदीश को लेकर माता पिता का सपना था कि उनका छोटा बेटा उनके साथ रहकर घर की जिम्मेदारियों को संभाले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पढ़ाई पूरी करने के बाद जगदीश का मन गांव में नहीं लगता था। इसलिए उसने भी शहर जाकर रहने की जिद पकड़ ली। शहर आकर वह अपने बड़े भाई कांचन सालुंखे और भाभी के साथ रहने लगा।
फिर जल्दी ही उसे अंबरनाथ स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी मिल गई। जगदीश जब नौकरी करने लगा तो परिवार वाले उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। जगदीश के पिता गोकुल सालुंखे ने जब बेटे की शादी की बात अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को बताई तो जगदीश के लिए मलाड के रहने वाले ठाकरे परिवार की विशाली ठाकरे का रिश्ता आया। 22 वर्षीय विशाली ठाकरे अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में उसका एक भाई सतीश ठाकरे और मां ही थी। क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी विशाली के भाई सतीश ठाकरे के कंधों पर थी, इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसकी बहन विशाली जितनी सुंदर थी, वह उतनी ही चंचल और हंसमुख भी थी, इसलिए जगदीश को वह पहली नजर में पसंद आ गई। विशाली के घर वालों को भी यह रिश्ता बहुत पसंद आया। साथ ही उनकी पुरानी पारिवारिक रिश्तेदारी भी निकल आई, इसलिए ठाकरे परिवार विशाली की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहता था। जगदीश सालुंखे और विशाली के एक दूसरे को देखने और पसंद करने के बाद दोनों परिवार और उनके रिश्तेदारों ने विशाली और जगदीश सालुंखे की सगाई कर दी। साथ ही शादी की तारीख भी तय कर दी गई, क्योंकि आज के जमाने में लोग सगाई को ही आधी शादी मानते हैं और अपने बच्चों को खुली छूट दे देते हैं। लड़का और लड़की दोनों बातचीत करने के साथ साथ मिलने जुलने और एक साथ घूमने फिरने लगते हैं। ऐसा ही कुछ विशाली और जगदीश सालुंखे के साथ भी हुआ था। विशाली और जगदीश भी एक दूसरे से मिलने और बातचीत करने लगे थे। उनका मिलना जुलना और फोन पर घंटों तक बातें करने का सिलसिला लगभग 6 महीने तक चलता रहा, जहां जगदीश सालुंखे विशाली से शादी तय होने पर बहुत खुश था। वहीं दूसरी तरफ आजाद ख्याल विशाली 6 महीने में ही जगदीश सालुंखे से बोर हो चुकी थी, क्योंकि विशाली को एक सीधा साधा लड़का नहीं, बल्कि उसे तो कोई मॉडल और स्मार्ट पति चाहिए था, जो उसके इशारों पर चले और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करें। इसलिए शादी के 20 दिन पहले विशाली ने जगदीश सालुंखे को फोन करके मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर बुलाया और दुखी मन से जगदीश से कहा कि वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि हम दोनों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। विशाली ने उससे कहा कि अगर हम दोनों की शादी हो भी गई तो हम दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इससे तो अच्छा है कि तुम इस शादी से इनकार कर दो। विशाली ठाकरे की इस बात को सुनकर जगदीश के तो पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई, और उसकी वजह यह थी कि उसके घर वालों ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी और सारे रिश्तेदारों को शादी के कार्ड भी भेज दिए गए थे। जब जगदीश ने यह बात विशाली को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने जगदीश को धमकी देते हुए कहा कि अगर उसकी शादी जबरन की गई तो वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेगी, और फिर उसका क्या अंजाम होगा वह खुद समझ सकता है। विशाली की इस धमकी से जगदीश बुरी तरह डर गया। उसने विशाली की सारी बातें अपने परिवार वालों को बता दी। इसके बाद जब इन सब बातों की खबर विशाली के घर वालों को लगी तो वह लोग भी सख्ते में आ गए। उन्होंने विशाली को आड़े हाथों लिया। अपने परिवार के दबाव में आकर विशाली ने अपनी गलती मान ली और जगदीश से शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अब जगदीश के परिवार वालों को विशाली की बातों पर यकीन नहीं था। वो लोग विशाली के परिवार वालों की विनती पर शादी के लिए तैयार तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर भविष्य में विशाली ने कोई गलत कदम उठाया तो जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। इसके लिए जगदीश के घर वालों ने अलग से गारंटी और माफी पत्र लिखवाकर अपने पास रख लिया था। इसके बाद वह लोग शादी की तैयारी में जुट गए। इधर परिवार वालों के दबाव में आकर आखिर विशाली जगदीश से शादी के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन उसके मन में अब भी जगदीश सालुंखे को लेकर उलझन सी थी। जगदीश सालुंखे को वह पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी, और यही कारण था कि विशाली अपनी शादी के लिए टाल मटोल कर रही थी। इसके बाद शादी से 8 दिन पहले विशाली ने जगदीश को एक होटल में बुलाया और फिर से वही पुरानी बातें दोहराते हुए कहा कि वह इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। कोर्स करके पहले वह अपना कैरियर बनाएगी और उसके बाद शादी के बारे में सोचेगी। उसने जगदीश से कहा कि तब तक के लिए तुम शादी की तारीख को आगे बढ़वा दो। उसने कहा कि जब मेरा कैरियर बन जाएगा तो फिर शादी तो हम कभी भी कर सकते हैं। इधर जगदीश विशाली की बातें सुनकर गुस्से से भड़क गया। इस बार जगदीश सालुंखे ने विशाली को समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने सख्त लहजे में कहा कि यह बात तुम खुद अपने परिवार वालों से क्यों नहीं कहती। इतना कहकर जगदीश गुस्से में वहां से उठकर चला गया।
जगदीश सालूंखे के इस रवैये से विशाली भी गुस्से में आ गई। उसने सोचा कि इस समस्या से निपटने के लिए अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा। घर जाने के बाद भी वह सारी रात इसी बारे में सोचती रही, करवटें बदलती रही, और फिर सुबह तक उसने अपनी इस परेशानी का जो हल निकाला वह बहुत ही खतरनाक था। दूसरी तरफ दोनों परिवार विशाली और जगदीश सालूंखे की शादी को लेकर उत्साहित थे, क्योंकि विशाली की शादी हो रही थी। इस बात को लेकर उसकी सहेलियों और दोस्तों में खुशी की लहर थी। वह सब विशाली से शादी की बैचलर पार्टी देने की मांग कर रहे थे और विशाली उन्हें आजकल कहकर टाल रही थी। लेकिन फिर अचानक विशाली ने शादी के 3-4 दिन पहले अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी और इस पार्टी में खास तौर पर जगदीश को भी बुलाया गया था। विशाली के बुलाने पर जगदीश पार्टी में आया तो जरूर था, लेकिन उसने पार्टी में एंजॉय नहीं किया। खैर, घर लौटते समय विशाली ने बड़े प्यार से जगदीश के लिए खाने का टिफिन तैयार किया और उसे घर पहुंचकर खाने के लिए कहा। लेकिन जगदीश ने उस टिफिन का खाना नहीं खाया था, क्योंकि घर जाने के बाद जब उसने टिफिन खोला था तो उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जिसकी वजह से जगदीश ने वह खाना नहीं खाया। उसने वह खाना फेंक दिया। विशाली ने बताया कि उस खाने में बड़ी ही चालाकी से उसने जहर मिला दिया था, लेकिन जगदीश उस दिन भी बच गया था और आखिरकार 29 दिसंबर 2018 को बड़ी धूमधाम से विशाली ठाकरे और जगदीश सालूंखे की शादी हो गई। शादी के बाद वह दोनों घूमने के लिए हिल स्टेशन चले गए। इस शादी से जगदीश सालूंखे तो बहुत खुश था और वह विशाली के सारे गिले शिकवे भूल चुका था। लेकिन विशाली इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शादी के नाम पर उसने तो सिर्फ एक समझौता किया था। वह बात बात पर जगदीश और उसके परिवार वालों से लड़ाई करने लगी थी, जिससे तंग आकर जगदीश के परिवार वालों ने उसे अलग रहने की सलाह दी। परिवार वालों के कहने पर जगदीश उसी कॉलोनी में किराए पर एक फ्लैट लेकर विशाली के साथ रहने लगा। विशाली भी यही चाहती थी, ताकि कोई भी उसे रोकने टोकने वाला ना हो। नए घर में आने के बाद वह पूरी तरह से आजाद हो गई थी। वह सारा दिन मोबाइल फोन पर बातें करती रहती थी और जब जगदीश इस बात पर ऐतराज करता तो वह उसके साथ झगड़ने लगती थी। बात आगे ना बढ़े इसलिए जगदीश सालूंखे खुद ही चुप हो जाता था। हालांकि लोग शादी के बाद अपने शादीशुदा जीवन को हंसी खुशी के साथ जीते हैं, लेकिन जिस रिश्ते की नींव ही रेत पर खड़ी की गई हो, वह शादीशुदा जीवन भला कितने दिनों तक चल सकता है। और यही जगदीश सालूंखे के साथ भी हुआ। उसकी शादी को अभी पूरे 3 महीने भी नहीं गुजरे थे कि अपनी आजादी के लिए विशाली ने जो रास्ता चुना वह रास्ता सीधा जेल की काल कोठरी में जाकर खुलता था। खैर, घटना वाले दिन विशाली काफी खुश थी। उसने काम से लौटकर आए जगदीश से प्यार भरी बातें की और अपने प्लान के अनुसार उसके खाने में चूहे मारने वाली दवा मिला दी। इधर खाना खाने के बाद जगदीश जब सोने के लिए अपने बेड पर गया तो उसका मन बेचैन होने लगा। इससे पहले कि जगदीश उठकर बाथरूम में जाता, विशाली ने उसके गले में नायलॉन की रस्सी डालकर पूरी ताकत से उसका गला घोंट दिया। और जब विशाली को इस बात का पूरा यकीन हो गया कि उसका पति मर चुका है, तब उसने रोने धोने का ड्रामा करते हुए जगदीश के मामा नंदलाल को फोन किया था। विशाली ने परिवार वालों और पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। शादी के बंधन से आजादी पाने के चक्कर में विशाली अब एक ऐसी खाई में जा गिरी जहां से निकलना अब उसके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब विशाली और जगदीश दोनों के परिवार वालों को इस बात का पता चल चुका था कि विशाली जगदीश से शादी नहीं करना चाहती थी, तो फिर उन्हें यह रिश्ता नहीं करना चाहिए था, क्योंकि विशाली ने शादी से पहले खुद जहर खाने की धमकी भी दी थी और उन्हें तभी समझना चाहिए था कि जो लड़की खुद को जान से मारने की धमकी दे सकती है वह फिर कुछ भी कर सकती है, यानी किसी की भी जान ले सकती है। और आखिरकार यही हुआ। विशाली की आजाद ख्याली और शादी न करने की जिद के कारण बेचारा जगदीश बेमौत मारा गया। इसके बाद पुलिस ने विशाली ठाकरे के दिए गए बयान के आधार पर उसके खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज करके उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इंसानी दिमाग से खतरनाक कुछ नहीं होता। इंसानी दिमाग कहां तक जा सकता है, इसे समझ पाना भी मुश्किल है।
यह एक बेहद अफसोसजनक और दिल दहलाने वाली कहानी है, लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाती है कि इंसानी दिमाग कितनी खतरनाक दिशा में जा सकता है। यह दर्द भरी कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है। सतर्क रहे, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। दोस्तों, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्राइम से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक करें। आपका नाम और स्टेट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें